तो अब चलते हैं हम लोग हमारी क्लास में, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास में ना हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ ताकि जो भूल भी गए हो उनको अच्छे से याद आ जाए, है ना। तो हमने देखा था कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। कितनी होती है? 52.4%। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि सिंपल क्यूबिक के अंदर ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर बच्चों ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने डिस्कस किया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी थी मेरे पास 68%। और इस केस में ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। पता चल जाएगा कि कितना याद है लास्ट क्लास का। मैं तो बताऊंगी ये आंसर, लेकिन जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सिंपल क्यूबिक के लिए और बॉडी सेंटर्ड के लिए ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसके बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है कि सीसीपी या फिर एफसीसी लैटिस के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होता है, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। तो बच्चों सिंपल क्यूबिक के केस में ए और आर के बीच में रिलेशन होता है कि जो एज लेंथ होती है ना वो रेडियस के ट्वाइस होती है ना। जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर पर मेरे पास दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एक एटम का रेडियस आर है तो दोनों मिलके पूरी एज लेंथ को कवर अप कर रहे हैं, इसलिए जो मेरी एज लेंथ होती है वो रेडियस के ट्वाइस होती है। जो मेरी एज लेंथ होती है वो रेडियस के ट्वाइस होती है। और बॉडी सेंटर्ड के केस में हम लोगों ने देखा था कि जो मेरी एज लेंथ होती है ना वो √3r के इक्वल होती है। 4r, एक सेकेंड, जो मेरी यहाँ पे 4r होता है ना, जो मेरा 4r होता है वो √3a के इक्वल होता है। और वो √3a के इक्वल क्यों था? क्योंकि जो मेरी बच्चों बॉडी डायगोनल की लेंथ थी ना, अब बीसीसी के केस में क्या था, बॉडी डायगोनल के बीच में एटम था ना, ये वाला बॉडी डायगोनल के केस में। तो ये जो पूरी की पूरी मेरी बॉडी डायगोनल की लेंथ थी, ये लेंथ थी √3a, और ये बॉडी डायगोनल की लेंथ जो थी वो किसके इक्वल थी? 4r के इक्वल थी। किसके इक्वल थी? 4r के इक्वल थी। तो इसलिए 4r किसके इक्वल होता है? बॉडी सेंटर्ड के लिए √3a के इक्वल होता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि जो मेरा एफसीसी लैटिस होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमने देखा था, पैकिंग एफिशिएंसी मेरे पास होती है टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ जितने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है एफसीसी के अंदर, उन्होंने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स मेरे पास प्रेजेंट होते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उससे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे। अब बच्चों हम लोगों ने सीखा था ना, हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो मेरे पास एफसीसी लैटिस होता है, जो मेरे पास एफसीसी लैटिस होता है उसके अंदर टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो एफसीसी लैटिस के लिए z की वैल्यू होती है 4। तो टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, और एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³, है ना। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³। अगर उसमें z नंबर ऑफ एटम्स है तो z नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? z मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³। तो इसका मतलब है ये पूरा मेरे पास हो गया कि जितने एटम्स मेरे पास एफसीसी, अब ये तो बीसीसी है, बुरा मत मानना, ये सपोज करो ये मेरे पास एफसीसी है कि हर फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, इसको भूल जाओ, एज वालों को। कॉर्नर पर प्रेजेंट है एटम और हर फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट है। तो इसके केस में जितने टोटल एटम्स मेरे पास होंगे, अगर मैं उसको एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर एटम आएगा, है ना। अब डिवाइड क्यों करते हैं? कोई बच्चे ने पूछा कि मैम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों मुझे ये नहीं बताना कि एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मुझे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है। मुझे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है। तो कितना % वो क्रिस्टल सिस्टम एफिशिएंट है, कितनी उसमें एफिशिएंसी है, वो मैं कैसे बताऊंगी? जब मैं एटम्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसको अगर मैं टोटल क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करूंगी,
तभी तो मैं बता पाऊंगी ना कि कितना परसेंट मेरे पास वो क्रिस्टल एफिशिएंट है, उसमें कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसीलिए हम लोग टोटल जितना एटम स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, इसलिए उसको हम वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मुझे इस चीज को सॉल्व करना है ना। कैसे सॉल्व करूंगी, एक जगह आर है, एक जगह ए है, तो या तो मैं ए को आर की टर्म्स में लिख दूं या फिर आर को ए की टर्म्स में लिख दूं, हमारी मर्जी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा एफसीसी लैटिस के लिए कि ये रिलेशन होता क्या है। ठीक है, बीसीसी के लिए हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि 4r जो था वो √3 के इक्वल था। ठीक है, √3a के इक्वल था। ऐसे ही एफसीसी लैटिस के लिए देखते हैं कि ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होगा, है ना। तो देखो मेरे पास एफसीसी लैटिस में एटम जो है, एक तो वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है और उसके अलावा वो फेस, मैंने ये एक फेस ड्रॉ किया है, तो एटम जो है ना फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, उसके अलावा एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, है ना। यानी कि ये एक एटम का रेडियस, ठीक है, ये पूरे एटम का डायमीटर, ये किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा ना, है ना। देखो जैसे सपोज करो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये इसका फेस हो गया, कॉर्नर पर एटम है और उसके अलावा फेस सेंटर पर एटम है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन क्या हो गई, इस फेस का डायगोनल, यानी कि फेस डायगोनल। ठीक है, मुझे इस फेस डायगोनल की लेंथ चाहिए। अब इस फेस डायगोनल की लेंथ मैं कैसे निकालूंगी, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेती हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालती हूँ ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। इस तरीके से निकालते हैं ना हम लोग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर एज लेंथ है ए, बेस भी क्या है, एज लेंथ है, मुझे ये लेंथ चाहिए, तो ये ए है, ये भी ए है, ये आ जाएगा ना। तो बस इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास अब जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करने वाली हूँ ना, ये ग्रीन कलर क्या है मेरे पास, ये तो फेस डायगोनल ही तो है। ये ग्रीन कलर है मेरे पास फेस डायगोनल। इस फेस डायगोनल की मुझे लेंथ चाहिए, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल मान लेती हूँ। तो ये वाली एज लेंथ ए, ये वाली एज लेंथ ए, और ये फेस ये वाली मुझे लेंथ निकालनी है। तो ये ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो क्या हो जाएगा, ये फेस डायगोनल जो कि मेरा ए सी है, तो मैं उसको लिख सकती हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। अब ए बी भी ए है और बी सी भी ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर आया बच्चों 2a स्क्वायर, तो ए सी क्या हो जाएगा, इस 2a स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 2a। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2a। यानी कि ये जो मेरे पास फेस डायगोनल है, ये कितना है, ये a है, ये a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, फिर इसका रूट कर दिया, तो ये फेस डायगोनल की लेंथ आ गई, जो कि किसके इक्वल थी, अंडर रूट 2a के इक्वल थी, है ना। अब ये देखते हैं कि ये जो फेस डायगोनल की लेंथ है ना, ये कितने रेडियस के बराबर आ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया, आधा रेडियस इस एटम का, आधा रेडियस इस एटम का, और ये तो पूरा आ रहा है ना, तो इसके 2 रेडियस, तो आधा रेडियस आर और बीच में ये पूरा एटम है, तो इसका तो डायमीटर होगा, तो आर 2r, तो 2r इससे आर इससे टोटल 4r के इक्वल हो गया, है ना। मैंने इधर फिगर में भी समझाया था कि इस तरीके से एटम्स होते हैं, ये मेरे पास r, ये मेरे पास r, और ये मेरे पास 2r, तो r प्लस 2r प्लस r, यानी कि बच्चों जो फेस डायगोनल की लेंथ है ना, फेस डायगोनल जो है वो 4r के इक्वल है। किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है, और 4r किसके इक्वल है, अंडर रूट 2a के इक्वल है, क्योंकि फेस डायगोनल की लेंथ है अंडर रूट 2a, और उसके अलावा जो फेस डायगोनल है वो टोटल 4 रेडियस कवर कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से मैंने r के बीच में और a के बीच में रिलेशन निकाल लिया, है ना। r के बीच में और a के बीच में रिलेशन निकाल लिया। अब r और a के बीच में रिलेशन आ गया, तो मेरा काम है कि बस मैं अपने फॉर्मूला में पुट कर दूं और उस अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एफसीसी में, 4 एटम्स होते हैं, पहले सीख चुके हैं। तो 4
मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो ए को मैं लिखती हूं आर की टर्म्स में, ठीक है, तो क्योंकि 4r जो है वो √2a के इक्वल है, तो इसलिए a जो होगा वो 4r बाय √2 के इक्वल होगा, है ना। बाकी तो सारा काम मैथ्स का ही है, ठीक है, बाकी सारा काम मैथ्स का ही है। तो बस a को सब्स्टिट्यूट कर दो r की टर्म्स में, तो a क्यूब की जगह मैं लिख देती हूँ 4r बाय √2 का क्यूब। अब बस मैथ्स लगानी है, इसको सॉल्व करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज निकालने के लिए, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/√2 का क्यूब आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से आर क्यूब कैंसिल, बस यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पर आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, इसको सॉल्व करने पर पहले आ जाएगा √2/6 पाई मल्टीप्लाइड बाय 100। अब पाई की वैल्यू को अगर मैं 3.14 पुट करती हूँ तो उस टाइम पे सॉल्व करने पर आ जाएगा 73.99%, यानी कि जो मेरी पैकिंग एफिशिएंसी होगी वह अप्रॉक्सीमेटली 74% के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? 74% के इक्वल होगी, ठीक है। तो जैसे बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी वैसे ही निकाली। हमने जितना टोटल वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करके बैठे हैं उतने टोटल वॉल्यूम को क्यूब के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। और जितना टोटल वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करके बैठे हैं वो क्या हो जाएगा? जितने नंबर ऑफ एटम्स है मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब z की वैल्यू FCC लैटिस के लिए 4 होती है, तो बस पुट कर दी, a और r के बीच में रिलेशन निकाल लिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 74%, ठीक है। कितनी आ गई? 74%। अब जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 3 डेरिवेशन देखी तीनों टाइप के लैटिस के लिए। अब ये जो डेरिवेशन आती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो तीन नंबर की 3 मार्क्स की आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसलिए अच्छे से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो डेरिवेशन की। अगर डेरिवेशन आ गई, आपका लक अच्छा हुआ तो 3 नंबर तो कहीं नहीं गए, है ना। 70 नंबर का पेपर होता है तो 3 नंबर तो इसी में से ही आ जाएंगे, है ना। तो देखो हमने इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल क्यूबिक के केस में बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी थी 52.4%, वैकेंट स्पेस था समथिंग 47% के अराउंड, है ना। उसके अलावा a और r के बीच में रिलेशन था a = 2r, ठीक है। BCC के केस में हमने देखा पैकिंग एफिशिएंसी थी 68%, वैकेंट स्पेस था बच्चों 32%, a और r के बीच में रिलेशन था 4r = √3a, 4r = √3a। FCC के केस में बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी आई 74%, वैकेंट स्पेस कितना हुआ? 26%, ठीक है। 74% वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसका परसेंटेज। तो बच्चों फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट स्पेस कितना हुआ? 26%, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास a और r के बीच में रिलेशन है 4r = √2a। इन रिलेशंस को अच्छे से याद कर लो, चाहे जेई की बात करूँ या फिर बोर्ड्स की बात करूँ, 3 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि जनरली वो क्वेश्चन पूछता है जेई में कि बताओ FCC में कितना परसेंटेज स्पेस अनऑक्यूपाइड है। तो ऑक्यूपाइड तो 74% था, लेकिन अनऑक्यूपाइड स्पेस है मेरे पास 26%। और इन रिलेशन से रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व होता है तो आंसर जरूर लिखो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं तो समझा ही रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि ज़ीनोन एक एटम है, ज़ीनोन मेरे पास एक एटम है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है, यानी कि वो FCC स्ट्रक्चर बना रहा है। तो उसके अंदर जो ज़ीनोन एटम है ना, वो हर ज़ीनोन एटम्स कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होगा और उसके अलावा वो फेस सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एज लेंथ जो है ना यूनिट सेल की वो 620 पिकोमीटर है,
जो इस FCC लैटिस है जिसमें ज़ीनोन एटम्स कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है और उसके अलावा वो फेस सेंटर पर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर एज लेंथ जो है ना, एज लेंथ कितनी है 620 पिकोमीटर। वो बोल रहा है कि ज़ीनोन एटम का रेडियस बताओ, यानी कि उसने एज लेंथ यानी कि ए की वैल्यू दे दी 620 पिकोमीटर। कितनी दी 620 पिकोमीटर। हमें बताना है कि रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है, मुझे उन्होंने इतना बोल दिया कि मेरे पास FCC लैटिस है, बस एज लेंथ दे दी, रेडियस बताओ। तो कैसे बताएंगे, हम लोगों को बस कुछ भी नहीं करना, रिलेशन लगाना है, रेडियस और एज लेंथ का आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने बोला कि ये जो रिलेशन है तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और FCC के लिए बच्चों रिलेशन होता है 4R इज इक्वल टू A√2। क्या होता है 4R इज इक्वल टू A√2। अब यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा A√2/4 या फिर A/2√2। अब A मुझे पता है, पुट कर देती हूँ, मैथ्स का काम है, बाकी का सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एज लेंथ मुझे गिवन थी 620 पिकोमीटर, तो 620 डिवाइडेड बाय 2√2, मेरा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 219.2 पिकोमीटर। बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, 219.2 पिकोमीटर इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना था, बस डायरेक्ट A और R के बीच में रिलेशन लगाना था और उस अकॉर्डिंग अपना मैथ्स का काम था, बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा, है ना। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन रिलेटेड तो पूछ सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है और कौन सा रिलेशन हम लोगों को इस क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो सीजियम क्लोराइड है ये BCC अरेंजमेंट अडॉप्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि जो मेरे पास जो मेरे पास आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसमें आयन्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सीजियम क्लोराइड की बात करूं तो इस सीजियम क्लोराइड में मेरे पास कैटायन होगा सीजियम प्लस और मेरे पास एनायन होगा इसमें Cl-। ठीक है, सीजियम प्लस होगा और Cl- होगा। अब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला BCC अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो BCC अरेंजमेंट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था ना, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एज लेंथ थी 400 पिकोमीटर। मैं बना के देखती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास BCC स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, जिसमें एटम्स कॉर्नर पर होंगे और उसके अलावा बॉडी सेंटर पर भी होंगे। ठीक है, मैं कॉर्नर पर ये ब्लू कलर के कुछ एटम्स बना रही हूँ जो कि किसको डिफाइन कर रहे हैं, कॉर्नर पर ब्लू कलर के कुछ एटम्स बता रही हूँ मैं इस तरीके से, है ना। ऐसे ही इस तरीके से मेरे पास सारे के सारे कॉर्नर्स होंगे, तो हर कॉर्नर पर ब्लू कलर का एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैंने सारे बना के दिखा दिए। अब उसने बोला कि ये जो इसमें मेरे पास सीजियम प्लस आयन्स है ना, सीजियम प्लस आयन्स बॉडी सेंटर पर है, यानी कि इस क्यूब के सेंटर पर देखो, जैसे ये है ना, इसमें सेंटर पर तो सीजियम प्लस आयन है, लेकिन कॉर्नर पर मेरे पास Cl- आयन्स प्रेजेंट है। तो उसने ये बात बोल दी कि ये जो बीच वाला है ना, ये तो सीजियम प्लस है और बाकी सारे Cl- है ना। तो यहाँ पे मैंने ये जो ब्लू कलर का है ना, इसको मैंने बोला कि ये मेरे Cl- आयन्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ कि जो आपको ब्लू कलर का एटम दिख रहा है, वो ब्लू कलर का एटम क्या है, Cl- आयन है। उसके अलावा जो यहाँ पे सीजियम प्लस आयन है वो बॉडी सेंटर पर पड़ा है, इसको मैं दिखाती हूँ ब्लैक कलर से। इस तरीके से बॉडी सेंटर पर मेरा सीजियम प्लस आयन पड़ा हुआ है, तो ये मेरा सीजियम प्लस है और बाकी के सारे बच्चों मेरे Cl- आयन है। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इंटर आयनिक डिस्टेंस बताओ Cl- के बीच का, यानी कि इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है जो मैंने पकड़ रखा है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बताओ कितना है। ठीक है, ये सीजियम प्लस आयन है, ये Cl- आयन है, इन दोनों के बीच का वो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे कैसे पता लगेगा, है ना। ये डिस्टेंस बताने के लिए मुझे बॉडी डायगोनल की अगर लेंथ पता हो, उसका आधा कर देती हूँ, ये डिस्टेंस आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना, यही तो करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। अगर मुझे बॉडी डायगोनल की लेंथ पता है, उसका मैं आधा कर दूं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा ना।
वही तो मुझे निकालना है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये पीछे के इस तरीके से है, ये मेरे पास ये सीजियम प्लस बीच में है और Cl माइनस, ये वाला Cl माइनस पीछे की तरफ और ये वाला Cl माइनस आगे की तरफ। तो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या होगा? सीजियम प्लस के बीच का डिस्टेंस और Cl माइनस के बीच का डिस्टेंस, यही डिस्टेंस होगा ना इंटरआयनिक डिस्टेंस, है ना। तो ये मेरे पास बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल का अगर मैं आधा कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा और यही डिस्टेंस बच्चों मेरे पास हो जाएगा मेरा इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब बॉडी डायगोनल की लेंथ मुझे पता है ना कितनी होती है, कितनी होती है बॉडी डायगोनल की लेंथ? ये होती है मेरे पास a√3, डेरिवेशन में सीखा था हम लोगों ने, है ना। अब इस बॉडी डायगोनल की लेंथ को अगर मैं, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, a√3 है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, a√3 का हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a√3 का हाफ। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है, इंटरआयनिक डिस्टेंस सीजियम प्लस और Cl माइनस का, ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल का हाफ, यानी कि a√3/2। ठीक है, फिर से बताती हूँ, बॉडी डायगोनल ये पूरा है, ये सीजियम क्लोराइड है, ये Cl माइनस है, ये डिस्टेंस चाहिए तो बस इस वाली लेंथ का आधा कर दो, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये कौन सी लेंथ है? ये बॉडी डायगोनल ही तो है। बॉडी डायगोनल की लेंथ हम लोग सीख चुके हैं, a√3 होती है, तो बस इसका आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। अब एज लेंथ कितनी थी? 400 पिकोमीटर, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 346.4 पिकोमीटर। कितना आ जाएगा? 346.4 पिकोमीटर। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था 346.4 पिकोमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसको समझ में आया जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि यस मैम मुझे समझ में आ गया, मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आया तो भी बोल सकते हो, मैं दोबारा कोशिश करूंगी इस क्वेश्चन को समझाने की। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 346.4 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशन देखी, 3 नंबर की पेपर में आती है। तीनों टाइप के यूनिट सेल्स के लिए हम लोगों ने एज लेंथ और आर के बीच में रिलेशन भी देखा। अब अभी हम लोगों से सिर्फ इतना नहीं पूछा जाता कि एज लेंथ और आर के बीच में रिलेशन पूछो, हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। ठीक है, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, उसके अलावा हम उसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर के प्रेजेंस एटम्स का, है ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम दोनों का रेडियस सेम होगा क्या? यस, दोनों का रेडियस सेम ही होगा, क्योंकि हमें और कोई चीज मेंशन नहीं है। अगर वो यहाँ पे एक्चुअली एक चीज होती है जिसको हम लोग रेडियस रेशो भी बोलते हैं, वो हमें बोर्ड्स में नहीं पढ़ना होता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि कोई चीज मेंशन नहीं है तो हमें दोनों का रेडियस सेम ही मान के चलना है। इसलिए मैंने जनरलाइज किया, क्या जनरलाइज किया? आर ही मैंने बोला, मैंने आर प्लस या फिर आर माइनस, मैंने सीजियम प्लस या फिर Cl माइनस का नहीं लिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। अगर वो हमसे बोलता ना तब हमें अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ता, बट क्योंकि मेंशन नहीं है तो इसलिए हमें दोनों का रेडियस सीजियम प्लस का और Cl माइनस का यहाँ पे सेम ही कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, a√2 ही तो होता है फेस डायगोनल। ठीक है, फेस डायगोनल बच्चों कंफ्यूज मत हो, बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है a√3, बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है a√3 और उसके अलावा फेस डायगोनल की लेंथ होती है a√2। ठीक है, फेस डायगोनल की लेंथ होती है a√2। अब उसने अगर क्वेश्चन में हमसे ये बोला होता ना कि सीजियम प्लस फेस के बीच में है, बॉडी उसने स्पेशली बोला है कि बॉडी सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर है तो बॉडी डायगोनल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो बोलता फेस के बीच में है तो फेस डायगोनल लेना पड़ता a√2, और उसके लिए फिर हम लोग फेस डायगोनल जो कि a√2 होता है उसका आधा लेते। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि क्योंकि मेरे पास एटम जो है वो बॉडी डायगोनल पर है तो इसलिए दोनों का रेडियस क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस बॉडी डायगोनल से ही तो लेके चलेंगे ना, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखो, इस चीज में कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। ठीक है, कि अब हमारे पास डेंसिटी अगर किसी एटम की कैलकुलेट करनी है तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए
एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मुझे क्या करना है? इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की निकालनी है डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मास होता है ना, वो एक एटम का मास होता है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम। और वॉल्यूम जो हम लेते हैं, ना, वो तो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो पूरा क्यूब होता है, जो पूरा यूनिट सेल होता है, उसी का वॉल्यूम लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब मुझे पता है कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के इक्वल है। अब वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है, हर जगह पुट किया है हमने, है ना। अब यहाँ पे डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। एक एटम का मास मैंने बोला स्मॉल m है। ठीक है, एक एटम का मास मैंने बोला कि एक एटम का मास है स्मॉल m। अब जो मेरे पास मोलर मास होता है ना, मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास, एक मोल का मास। और एक मोल का मतलब है कितने नंबर ऑफ एटम? अवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम, यानी कि Na एटम। तो Na एटम का मास कितना होता है? मेरे पास मोलर मास के इक्वल, जिसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? कैपिटल M से। तो Na एटम का मास होता है कैपिटल M, यानी कि मोलर मास। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला में तो मैं एक एटम का मास ले रही हूँ ना, एक एटम का मास ले रही हूँ। तो क्योंकि Na एटम का मास कैपिटल M है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय Na, है ना। देखो फॉर्मूला में हम लोग एक एटम का मास ले रहे हैं, तो क्योंकि मुझे पता है मोलर मास तो एक मोल एटम्स का मास होता है, और एक मोल में Na एटम्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि Na एटम का मास मोलर मास है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? मोलर मास बाय Na, है ना। लेकिन एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेरे पास एक एटम नहीं होता। सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, BCC में 2 एटम होते हैं, FCC में 4 एटम होते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स है, मुझे उसको उस एक एटम के मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल मास आ जाएगा ना। फिर से समझाती हूँ, डेंसिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे? जितने एटम्स है उनका मास डिवाइडेड बाय जितना वॉल्यूम है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो जितने एटम्स है उसका मास निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का मास, टोटल मास चाहिए। तो एक एटम का मास कितना है? m बाय Na, अभी मैंने निकाला m बाय Na मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल मास आ जाएगा। और टोटल मास को अगर मैं टोटल वॉल्यूम से, यानी कि A क्यूब से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो बस इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम डिफरेंट मास, जब मेरे पास मास डिफरेंट हो, तो बच्चों जब मेरे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, स्पेशली अगर मैं NaCl की बात करूं, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला मास यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला मास यूज करते हैं। आयन्स उसमें डिफरेंट है ना, Na+ और Cl-। ऐसे ही यहाँ पे M में हम लोग मोलर मास यूज कर रहे हैं, तो मोलर मास में तो बच्चों सारे एटम्स आ जाएंगे ना। जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ उसके सारे एटम्स का मास ही तो होता है मोलर मास। ऐसे ही अगर आयनिक कंपाउंड में डिफरेंट आयन्स है, Na+ आयन है, Cl- आयन है, तो उसका फॉर्मूला मास लेते हैं ना हम लोग, उसमें सारे के सारे आयन्स का मास मिला के ही तो फॉर्मूला मास बनता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मोलर मास यूज किया है, क्योंकि मोलर मास उसमें जितने तरीके के एटम्स प्रेजेंट हैं सभी के मासेस का सम ले लेगा और उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एटम का मास कितना हो जाएगा? मोलर मास बाय Na, यानी कि M डिवाइडेड बाय Na, और वॉल्यूम तो मेरे पास A क्यूब ही होता है। तो फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी का Z मल्टीप्लाइड बाय M डिवाइडेड बाय A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय Na। क्या आ जाएगा? Z इंटू M डिवाइडेड बाय A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय Na। तो इस तरीके से हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। अब कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मुझे Z की वैल्यू पता है,
मुझे उस सब्सटेंस का मोलर मास पता है, मुझे उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एज लेंथ पता है, मुझे ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब अवोगैड्रो नंबर तो हमें पता ही होता है ना। अवोगैड्रो नंबर तो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। तो एज लेंथ पता होगी, Z पता होगे, टाइप ऑफ यूनिट सेल गिवन होगा कि FCC है, BCC है, तो Z पता है, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मोलर मास पता है, उसकी डेंसिटी मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, जेई में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूछा जाता है। तो हर तरीके के एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चाहे जेई की बात करूँ, चाहे नीट की बात करूं या फिर बोर्ड्स की बात करूं, तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो और इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं अगली क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और वो वॉइड्स वाले टॉपिक से रिलेटेड भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो जरूर अटेंड करना। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जेई के कुछ क्वेश्चंस भी, नीट के कुछ क्वेश्चंस भी उसमें सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला तो बच्चों सभी को पता है, लेकिन आप लोगों को यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यूनिट्स के बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। क्या होती है? ग्राम पर मोल। Z तो नंबर ऑफ एटम्स है, उसकी तो यूनिट कुछ होती ही नहीं है, है ना। Na की भी कोई यूनिट नहीं होती, कांस्टेंट है। बस A की यूनिट का हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर A की यूनिट, Na यूनिट भी पर मोल में होती है। क्या होती है? पर मोल हम लोग लेते हैं ना, पर मोल। ठीक है, अब A की यूनिट पे ही डिपेंड करेगा कि डेंसिटी की यूनिट क्या होगी। अब अगर A की यूनिट सेंटीमीटर में है तो पुट करके देखो, अब Z की कोई यूनिट नहीं थी, मोलर मास की यूनिट थी ग्राम पर मोल। A क्यूब है, अगर A सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब और Na की यूनिट हो जाएगी पर मोल। क्या हो जाएगी? पर मोल। तो यहाँ पे पर मोल से पर मोल कैंसिल, तो डेंसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही अगर मैं मोलर मास ग्राम पर मोल में ला लेके किलोग्राम पर मोल में लूं, ठीक है, किस में लूं? किलोग्राम पर मोल में लूं, और अगर मैं अपनी एज लेंथ मीटर में लेती हूं तो मेरी डेंसिटी आ जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। किस में आ जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो इस तरीके से यूनिट्स का बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है ना। सबको पता है फॉर्मूला क्या है, लेकिन यूनिट्स के केस में जब मिस्टेक हो जाती है ना, जब हम लोग कन्वर्जन्स नहीं कर पाते ठीक से, तो उस केस में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। जो आपका एग्जामिनर होता है वो बोर्ड्स में ज़रूर मार्क्स करता है अगर आप यूनिट कन्वर्जन ठीक से नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट कन्वर्जन का ठीक से ध्यान रखो। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का ठीक से ध्यान रखो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। अब सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों से वो डेंसिटी ही पूछे, कई बारी क्वेश्चन में वो आप लोगों को डेंसिटी दे देगा लेकिन बाकी की चीजें पूछेगा। वो बोलेगा एज लेंथ बताओ, वो बोलेगा मोलर मास बताओ। यानी कि अगर इसमें मेरे पास 5 चीजें है ना, जैसे कि डेंसिटी है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है, मोलर मास है, एज लेंथ है और Na है, इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी लेकिन बाकी की चीजें आपसे पूछ रखी होगी। ठीक है, तो इसीलिए बस फॉर्मूला याद रखो, यूनिट कन्वर्जन्स का ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस। CCP लैटिस का मतलब है FCC स्ट्रक्चर है सिल्वर का। अब उसने बोला कि जब हमने सिल्वर की एक्सरे स्टडीज कराई ना, एक्सरे स्टडीज कराई, तो हमने देखा कि जो एज लेंथ है इस यूनिट सेल की वो कितनी है? 408.6 पिकोमीटर। यानी कि मुझे एज लेंथ गिवन है इस यूनिट सेल की 408.6 पिकोमीटर। ठीक है, अब मुझे डेंसिटी निकालनी है। मुझे उसने और क्या बोला कि ये जो सिल्वर का स्ट्रक्चर है ना, ये जो मेरे पास सिल्वर का स्ट्रक्चर है उसके लिए Z की वैल्यू, अब क्योंकि वो FCC स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहा है तो उसके लिए Z की वैल्यू होगी 4। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, अभी फिर से रिवाइज कराऊंगी लास्ट में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन नहीं पूछी जाती पेपर में, बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है कि जो डेंसिटी की वैल्यू होती है ना वो Zm अपॉन में A क्यूब Na के इक्वल होती है। यहाँ पे Z मेरे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, M मेरे पास मोलर मास होता है,
ए मेरे पास एज लेंथ होती है और Na मेरे पास होता है अवोगैड्रो नंबर। बस फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे डेंसिटी निकालने को बोला है। उसने डाटा क्या दिया है, उसने एज लेंथ दी है, उसने बोला है कि एफसीसी स्ट्रक्चर था मेरा, तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए जेड की वैल्यू मुझे पता है 4 होती है, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी क्या होती है, जेड की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि एफसीसी स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय m क्या होता है, मोलर मास। तो मुझे क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए होगा। तो सिल्वर का लैटिस है तो इसके लिए सिल्वर का मोलर मास चाहिए होगा। तो यहाँ पे सिल्वर का एटॉमिक मास कितना गिवन है, 107.9। तो बस पुट कर दो 107.9, इसका मोलर मास हो जाएगा 107.9 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब एज लेंथ कितनी है मेरे पास, 408.6 पिकोमीटर। अब बच्चों डेंसिटी की मुझे यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन कि किस यूनिट में मुझे डेंसिटी, अगर वो बोले ना कि ग्राम पर मीटर क्यूब में दो तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। अगर वो बोले डेंसिटी मुझे सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दो तो सेंटीमीटर क्यूब में करना। लेकिन क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है तो इसलिए मैं अपनी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालूंगी, और इसीलिए मुझे पिकोमीटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन मत भूलना। एक पिकोमीटर जो होता है ना वो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है, 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। और एक पिकोमीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। अब एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है और एक पिकोमीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब एज लेंथ कितनी थी, 408.6 पिकोमीटर, 408.6 पिकोमीटर है ना। अब पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में करना है क्योंकि मुझे डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। तो एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो 408.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। बस को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो सेंटीमीटर में आ गया। अब सेंटीमीटर में एज लेंथ आ गई, फॉर्मूला में पुट कर दो। तो मुझे एक क्यूब करना है तो मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो एज लेंथ क्या है, 408.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो बस इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब यूनिट्स को साथ साथ लिख के चलो ताकि मिस्टेक ना हो जाए। मोलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में। यहाँ पे ए क्यूब किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। अवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है, पर मोल। तो पर मोल से पर मोल कैंसिल, यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास डेंसिटी आ जाएगी कैलकुलेट करके 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बस फॉर्मूला में पुट करना था और हम लोगों को अपना आंसर कैलकुलेट करना था। और छोटी सी बात, बस यूनिट का ध्यान रखना था कि यूनिट अगर जिस तरीके से डेंसिटी जिस यूनिट में निकालनी हो ना, एज लेंथ को उसी में कन्वर्ट करो। अगर मेरे को डेंसिटी मीटर ग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए तो एज लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करो। अगर मेरे को डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो अपनी एज लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। और ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद करो कि डेंसिटी इज इक्वल टू Zm बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय Na। डेंसिटी इज इक्वल टू Zm बाय ए क्यूब इंटू Na। m मोलर मास होना चाहिए ग्राम पर मोल में, a अकॉर्डिंगली जिस यूनिट में डेंसिटी चाहिए उसमें पुट कर दो, ठीक है। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अभी इसके क्वेश्चंस जो है ना, अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रिलेटेड क्वेश्चन थे कि हमारे पास अगर कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड भी और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्विज, ठीक है। किस क्वेश्चंस आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, 30 सेकंड का टाइम होगा, उसका आंसर देना है, देन मैं उसके बाद आपके क्वेश्चन को बताऊंगी,
ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्विज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो 30 सेकंड का टाइम है, जितना भी अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद अगला करना होगा डायरेक्ट। हो गया, आगे अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, बहुत सही, अब डिस्कस करते हैं। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल में हमें बताना है कि जो हमारे सेल डायमेंशंस होते हैं ए, बी और सी, और जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल में हमारे जो तीनों एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और तीनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। उसके अलावा जो हमारी एज लेंथ होती है उसमें दो एज लेंथ इक्वल होती है, वो ए और बी के इक्वल होते हैं, लेकिन तीसरी एज लेंथ इक्वल नहीं होती। तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन एज लेंथ हमारी दो एज लेंथ सेम होती है, लेकिन तीसरी एज लेंथ हमारी सेम नहीं होती। ए इज इक्वल टू बी होता है, लेकिन सी के इक्वल वो नहीं होता। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर स्फीयर इन द एफसीसी स्ट्रक्चर, कि एफसीसी स्ट्रक्चर में कितनी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स होती है हमें ये बताना है। तो देखो मैंने बोला था जितने नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स होती है, यानी कि अगर मेरे पास n क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स है तो n ही ऑक्टाहेड्रल साइड्स होगी, लेकिन अगर n क्लोज पैक स्ट्रक्चर है तो 2n टेट्राहेड्रल साइड्स होती है। क्योंकि एफसीसी के अंदर 4 एटम्स होते हैं तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल साइड्स या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 4 होंगे। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट, किस में सबसे अच्छी पैकिंग प्रेजेंट होती है। तो एफसीसी की मैंने डेरिवेशन कराई थी, उसमें 74% पैकिंग होती है, 74%। लेकिन जो मेरा एचसीपी स्ट्रक्चर होता है जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर अप करके बन रहा था, उसमें भी 74% पैकिंग होती है। तो ध्यान रखना कि जो मेरा एचसीपी लैटिस होता है या फिर जो मेरा सीसीपी लैटिस होता है, दोनों हाईली एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट उसमें पैकिंग होती है और दोनों के अंदर ही 74% पैकिंग पॉसिबल होती है। तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी क्यों लिख रहे हो, उसमें तो लीस्ट एफिशिएंट पैकिंग होती है, तो डी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया और जो 2 क्वेश्चन थे हमारे पास ए और आर से रिलेटेड वो देखे हमने। अगली क्लास जरूर अटेंड करना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नीट के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जेई के भी जितने पॉसिबल क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज पे बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी अगली क्लास में, तो बने रहिए। उसके अलावा कोई डाउट बचा है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।